पढ़ाई में रटना नहीं है, पढ़ाई को कॉन्सेप्ट समझना है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो हर चीज आपके लिए आसान होगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हर चीज वो भारी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में क्लास 12 के, वो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो इस वीडियो में क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो प्रत्यावर्ती धारा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। और पॉजिटिव थॉट में ये क्या होता है कि हमारे दिमाग और शरीर को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम दोगुना मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप इस पॉजिटिव थॉट को सुनिए, और आपके अंदर अगर कोई पॉजिटिव थॉट है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपका पॉजिटिव थॉट हम बताएंगे। तो देखिए, असल में काम के प्रति जुनून ही एक आम आदमी को बड़ा आदमी बनाता है। यदि जो भी काम कर रहे हैं अगर आपके अंदर जुनून हो जाए तो आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस पढ़ाई में अगर आपके अंदर जुनून हो जाएगा तो श्योर है कि आप टॉप कर जाइएगा। अगर जुनून नहीं होगा बाबू तो आप कभी टॉप नहीं करिएगा। इसलिए अभी भी हम लोग के पास बहुत टाइम है क्लास 12 के एग्जाम देने के लिए, 1.5 महीना लगभग टाइम। तो ये टाइम जो है इस तरह से जुनून करके एग्जाम की तैयारी करिए कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, और कुछ नहीं। पास होने के लिए नहीं, इस वीडियो को देखिए, टॉप होने के लिए वीडियो को देखिए। और जो इसके पहले हम वीडियो बनाए हुए हैं वो सारे वीडियो को देख करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। या आप देखिए, अगर आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो बताइए कि कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। याद रखिएगा, हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, या फिर हम इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T भी कर लेते हैं। याद रखिएगा, कोणीय आवृत्ति की दो सूत्र आपको बता रहे हैं। याद रखिएगा, पहला कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और दूसरा जो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू बताइए, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक चक्र के लिए कितना होता है? याद रखिएगा, एक चक्र का मतलब होता है ये देखिए इस तरह से, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है ये भी आप जान लीजिए। आंसर में कहेंगे 0 होता है। क्यों 0 होता है बाबू? देखिए, ऊपर का मान पॉजिटिव IO होता है और नीचे का मान I0 होता है। अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करेंगे तो ऊपर का मान VO और नीचे का मान V0। ये VO और V0 क्या होता है, IO और I0 क्या होता है, तो आपको बता दे रहे हैं कि I0 जो है ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, और नीचे जो होता है जितना ऊपर मान होगा उतना ही नीचे मान होगा, जितना ऊपर मान उतना ही नीचे मान। तो इन दोनों का योग करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि I0 में प्लस अगर I0 करते हैं माइनस का जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है, इसलिए इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता पूरे चक्कर पूरा करने में उसके औसत मान के वर्गमूल मध्य मूल मान। बैठिए, देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए रूट मीन स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र का मतलब कि ये पूरे एक चक्र करने के लिए जो औसत मान होता है, औसत मान के वर्गमूल
औसत मान के वर्गमूल इसका वर्ग माध्य मूल कहलाता है। और वर्ग माध्य मूल को हम आई आरएमएस या वी आरएमएस से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, ये आई आरएमएस ना, इसको हम आई आरएमएस या फिर वी आरएमएस से डिनोट करते हैं। वी आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्ट एंड आई आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिव करंट। अगर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछेगा तो ये परिभाषा हम वर्ग माध्य मूल मान का कह देंगे, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। लेकिन अगर वोल्टता की कहेगा तो वोल्ट यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिए दोनों का परिभाषा सेम होता है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है तो वोल्टता की बात करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पे धारा लगा देंगे, धारा का हो जाएगा। धारा का रहेगा तो आई आरएमएस, अगर वोल्टता का होगा तो वी आरएमएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिखर वोल्टता और वर्ग माध्य मूल में संबंध क्या होता है, बताइए क्या होता है। देखिए शिखर वोल्टता को V नॉट से डिनोट करते हैं और वर्ग माध्य मूल में संबंध की बात करें तो कहेंगे वी आरएमएस इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 होता है। V नॉट जो होता है वो शिखर मान होता है, शिखर वोल्टता होता है। और रूट 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा इस रूप में भी आ जाता है वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 V नॉट होता है। तो दो वैल्यू आप याद रखिएगा वी आरएमएस का, यानी कि वी आरएमएस इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है वी आरएमएस इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 होता है या फिर वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 V नॉट होता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जैसे हम वी आरएमएस की बात की है उसी तरह से आई आरएमएस भी पूछ देगा तो आई आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2 कर लेते हैं, या फिर आई आरएमएस की बात करेंगे तो हम बाबू 0.707 और आई नॉट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछेगा, संबंध पूछेगा दोनों में, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए घरों में काम आने वाले प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता प्रत्येक चक्र में कितना वोल्ट तक बदलती है? प्लस 311 वोल्ट से लेकर के माइनस 311 वोल्ट तक। याद रखिएगा जो घरों में प्रत्यावर्ती धारा का मान में जो परिवर्तन होता है वो प्लस 311 वोल्ट से लेकर के माइनस 311 वोल्ट तक होता है। याद रखिएगा जो बच्चे न्यू हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके एग्जाम के लिए हम लोग VVI जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए लेकर के आएंगे और वो सभी क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और जो बच्चे हमारे पुराने हमसे जुड़े हुए हैं कृपया करके आप लोग अपने सारे दोस्तों को अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को फायदा हो। हम लोग का मेन मोटो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से लाभ उठाएं, क्योंकि इस वीडियो पे ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपको बताया जाता है, प्योर आपको कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा का बाबू औसत मान कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? देखिए Im इज इक्वल टू 2I नॉट बाई पाई होता है। याद रखिएगा Im मतलब मीन एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज इक्वल टू 2I नॉट बाई पाई। अगर पाई का वैल्यू 3.14 रख करके डिवाइड करते हैं बाबू तो इसका दूसरा रूप हमें ऐसे मिलता है Im इज इक्वल टू 0.637 I नॉट। याद रखिएगा औसत मान ये पूछेगा तो ऐसे करेंगे, अगर हमारा रूट मीन स्क्वायर पूछेगा तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि आई आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट या आई नॉट बाई रूट 2 बताए हैं। याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किससे कहते हैं? याद है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान अभी जस्ट बताए हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता की बात की, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान बताया है परिभाषा में। हाँ बोलिए।
बहुत बढ़िया, आप बताइए। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूरा करने में धारा के औसत मान के वर्गमूल को वर्गमान। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। धारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान की बात करें या प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान कहें, दोनों का परिभाषा सेम है, बशर्ते कि इसमें धारा की बात करेंगे, इसके पहले वाले में वोल्टता की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू? प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्कर करने के लिए वर्ग का जो औसत मान होता है, औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? वर्ग माध्य मूलमान। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्कर करने के लिए वर्ग के औसत मान को, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। ऐसे हम कहेंगे इसको एक चक्कर पूरा करने में जितना औसत मान होता है, उस औसत मान के जब हम वर्ग करते हैं तो उस वर्ग को हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत वर्गमूल माध्य कहते हैं और इसे हम IRMS से डिनोट करते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि IRMS का वैल्यू क्या होता है, या IRMS का जो मान होता है वो शिखर मान के द्वारा कितना होता है, यानी कि दोनों के बीच संबंध कितना होता है। तो क्या कहेंगे? हाँ, जैसे हम लोग VRMS की बात किए थे उसी तरह से IRMS है बाबू, ध्यान से समझिए। IRMS इज इक्वल टू I0/√2 या IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0 होता है। याद रखिएगा, अगर ये प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा तो ये, अगर हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता पूछेगा तो VRMS इज इक्वल टू क्या करेंगे? V0/√2 या फिर करेंगे VRMS इज इक्वल टू क्या करेंगे बाबू? 0.707 V0। नहीं, अगर ये VRMS के रूप में पूछेगा तो इस तरह से याद रखिए। देखिए, पढ़ाई में तेज वही बच्चा होगा जिसको कॉन्सेप्ट ये याद रहेगा। बच्चा अगर रट लेगा, ये वाला पूछ देगा, ये तो फिर गबड़ा जाएगा। पढ़ाई में रटना नहीं है, पढ़ाई को कॉन्सेप्ट समझना है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो हर चीज आपके लिए आसान होगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हर चीज वो भारी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिघात किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। किसी भी धारा के मार्ग में यदि कुंडली के द्वारा अगर अवरोध उत्पन्न हो या धारिता के कारण अवरोध उत्पन्न हो तो इस अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को क्या चीज से निरूपित करते हैं? बताइए। X से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो शुद्ध प्रेरकत्व को हम कुंडली के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता के द्वारा मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उस अवरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं और प्रतिघात को हम लोग X से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, क्या चीज से सूचित करते हैं? X से सूचित करते हैं। जिस तरह से प्रतिरोध होता है ना बाबू कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह से ये भी प्रतिरोध का काम करता है। प्रतिघात भी क्या चीज का काम करता है? प्रतिरोध का काम करता है। यानी कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में या तो कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं? परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व भी बोल देते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व के द्वारा अवरोध उत्पन्न हो या शुद्ध धारिता के कारण अवरोध उत्पन्न हो तो इस अवरोध को ही उस प्रत्यावर्ती धारा का हम क्या कहेंगे? प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को हम X से डिनोट करते हैं। याद रखिए, प्रतिघात हो या फिर हम प्रतिघात का एसआई मात्रक भी ओम होता है, जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगर मान लेते हैं पूछ देता है धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं? इसमें ध्यान से समझिएगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अगर धारिता के कारण अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? धारतीय प्रतिघात कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, केवल धारिता के कारण
अगर किसी मार्ग में केवल धारिता के कारण अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और धारितीय प्रतिघात को हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब होता है कैपेसिटर और एक्स का मतलब होता है प्रतिघात। अगर इस तरह से पूछ देगा कि प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रेरकत्व के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तब इस प्रतिरोध को हम, इस प्रतिबाधा को, मतलब इस अवरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। और इस प्रतिघात को, प्रेरकीय प्रतिघात को एक्सेल से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे, केवल प्रेरकत्व द्वारा मार्ग में अवरोध उत्पन्न को ही हम प्रेरकीय प्रतिरोध प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं। एल का मतलब होता है कुंडली या प्रेरकत्व, एक्स का मतलब होता है प्रतिघात। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। देखिए प्रतिबाधा किसे कहते हैं, अभी हम लोग प्रतिघात पढ़ रहे थे। प्रतिघात में या तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिरोध आ रहा था या फिर संधारित्र का प्रतिरोध आ रहा था। शुद्ध प्रेरकत्व के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं या शुद्ध धारिता के कारण अगर प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, विरोध उत्पन्न होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं तो उसे प्रतिघात कहते हैं। लेकिन अगर प्रतिबाधा की बात करें तो इसमें तीन चीज आ जाते हैं। एक तो ओमीय प्रतिरोध, दूसरा होते हैं प्रेरकीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रेरकत्व, और तीसरा का होता है संधारित्र यानी कि धारिता। यदि तीनों के कारण किसी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, तीनों के कारण किसी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, या इन तीनों में से कोई दो के कारण ना धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, तो इस तरह के अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी प्रवाहित धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अगर हमारा प्रेरकत्व, संधारित्र, ओमीय प्रतिरोध के द्वारा बाधा उत्पन्न होते हैं तो प्रतिबाधा कहते हैं। या किसी तीनों में से कोई दो के कारण यानी कि ओमीय प्रतिरोध के कारण और प्रेरकत्व के कारण, या ओमीय प्रतिरोध के कारण और संधारित्र के कारण, या प्रेरकत्व और संधारित्र के कारण, किसी भी दो के कारण अगर अवरोध उत्पन्न होते हैं तो भी हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का आप इस तरह से परिभाषा आप दे सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ना ओमीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र के द्वारा या इन दोनों तीनों में से कोई भी दो के कारण जो मार्ग में बाधा उत्पन्न होते हैं, इस बाधा को ही हम प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहेंगे। याद रखिएगा, या प्रतिघात का मात्रक कहिए या प्रतिबाधा का मात्रक कहिए, सबका मात्रक बीमा एक ही होता है जो प्रतिरोध का होता है। हम कहेंगे इसका जो मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम होता है। क्या कहेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होगा, यही होगा मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहेंगे। याद रखिएगा, दोनों जो होते हैं बाधा उत्पन्न करते हैं, और जो बाधा उत्पन्न होते हैं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम या वोल्ट पर एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र क्या होगा बाबू, सूत्र क्या होगा,
प्रकीय प्रतिघात का सूत्र ध्यान से समझिएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl कहेंगे। क्या होगा? एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl कहेंगे या फिर ओमेगा एल। ये याद रखिएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl या ओमेगा एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी पूछ देता है या फिर कभी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उस समय पूछ देता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2πfl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए धारतीय प्रतिघात का सूत्र क्या होगा बाबू? धारतीय प्रतिघात को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक्सी से। एक्सी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2πfc। एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc या फिर 1/ωc। 1/ωc। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलआर परिपथ किसे कहते हैं? एलआर परिपथ, देखिए एलआर ऐसा परिपथ जिसमें प्रकत्व और उमीय प्रतिरोध लगा हो, ऐसे परिपथ को एलआर परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा परिपथ जिसमें प्रकत्व और उमीय प्रतिरोध लगा रहे उसे हम एलआर परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रकत्व हो और उमीय प्रतिरोध हो उसे एलआर परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा बाबू? बताइए। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे? √r² प्लस XL² या फिर XL के जगह पर हम ओमेगा एल भी कह सकते हैं। Z इज इक्वल टू √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, या तो ये या तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलआर परिपथ में वोल्टा तथा कलांतर के बीच संबंध क्या होगा? फाई बराबर tan इनवर्स। tan इनवर्स हम कहेंगे फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। याद रखिएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये कलांतर का सूत्र होता है। और जिस तरह से बाबू ये पढ़ाए हैं उसी तरह से इसके बाद एलआर आएगा, सीआर आएगा, एलसी आएगा। सीआर मतलब वो जंगल वाला सीआर मत समझिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का वाला सीआर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं बाबू, सीआर। देखिए नाम लेते ही हाजिर हो गया, सीआर किसे कहते हैं? बताइए बबुआ। कुछ नहीं, सी मतलब होता है कैपेसिटर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। यानी कि वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें धारिता लगा हो और ओमीय प्रतिरोध लगा हो, ऐसे परिपथ को सीआर परिपथ कहते हैं ना। ओमीय सी मतलब होता है क्या? धारतीय प्रतिरोध प्रतिघात ना, धारतीय मतलब धारिता और आर मतलब ओमीय प्रतिरोध। ऐसा परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें धारिता और ओमीय प्रतिरोध लगा हो, ऐसे परिपथ को हम सीआर परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें संधारित हो, धारिता हो और ओमीय प्रतिरोध लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? सीआर परिपथ कहते हैं। कभी पूछ देगा कि सीआर परिपथ का प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा? सीआर का प्रतिबाधा का सूत्र, प्रतिबाधा को Z से डिनोट करते हैं और Z इज इक्वल टू 1/√r² प्लस 1/ωc² करेंगे। ये 1/ωr² प्लस 1/ωc² या फिर r² प्लस xc का स्क्वायर कर लेते हैं। याद रखिएगा, दोनों फार्मूला एक ही है। Z इज इक्वल टू √r² प्लस xc² करिए, या xc का वैल्यू अगर रख देते हैं 1/ωc तो ये हमारा हो जाएगा Z इज इक्वल टू √r² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीआर परिपथ में वोल्टा तथा कलांतर के बीच संबंध क्या होगा बाबू? ये बाई ये कर लेते हैं, XC/R कर लेते हैं, या 1/ωcr, यानी कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωcr। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωcr कर लेते हैं। ये हमारा सीआर परिपथ का ना वोल्टता और कलांतर के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलसी परिपथ किसे कहते हैं? जैसे सीआर परिपथ हमने बताया कि ऐसा परिपथ जिसमें
जिसमें धारिता और ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो तो वैसे परिपथ को सीआर परिपथ कहते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ है ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व हो और धारिता हो ना, दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसे परिपथ को हम सीआर परिपथ मतलब एलसी परिपथ कह देते हैं। याद रखिएगा, एलसी परिपथ किसे कहेंगे? वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा संधारित्र को श्रेणी क्रम में ना जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है तो इसे हम एलसी परिपथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों ग्रुपों में। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं सबके पास पहुंचना चाहिए वीडियो, तभी हमारा पढ़ाने का सफलता मिलेगी। बाबू अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा बाबू? एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। कहेंगे जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। याद रखिएगा, जेड इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ये हमारा एलसी परिपथ का सूत्र है, प्रतिबाधा का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलसीआर परिपथ जिस तरह से हमारा एल आर था, सी आर था, एलसी था, उसी तरह से अब तीनों मिलकर के आ गया, यानी कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व को, धारिता को और ओमीय प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे? एलसीआर परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व हो, ओमीय प्रतिरोध हो, धारिता हो और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? एलसीआर परिपथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलसीआर परिपथ में वोल्टता तथा कलांतर के बीच का संबंध क्या होगा बाबू? ये बटा में ये, देखिए ये बटा में ये कर लेते हैं। याद रखिएगा, tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ये बटा में आर कर लेते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं बाबू। अगर आपको ये वाला प्रतिबाधा का सूत्र याद हो गया तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये याद है तो ऐसे लिख लेते हैं बाबू, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और ये कर लेते हैं कैपिटल आर। ये आपका हो गया सूत्र। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र क्या होगा? सूत्र बताइए। औसत शक्ति, ध्यान से समझिएगा, औसत शक्ति को हम लोग P पर बार लगा कर सूचित करते हैं, और P इज इक्वल टू VI आप जानते हैं। क्या हम जानते हैं? P इज इक्वल टू VI, लेकिन हम ये प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा में V जो होगा प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा, और V जो होगा वो प्रत्यावर्ती वोल्ट हो जाएगा, और I जो होगा प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। तो औसत शक्ति बराबर V आरएमएस इंटू I आरएमएस कॉस फाई होगा। याद रखिएगा, औसत शक्ति जो होगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वो हो जाएगा V आरएमएस इंटू I आरएमएस इंटू कॉस फाई। वैसे आप लोग पढ़े होंगे P इज इक्वल टू क्या? V इंटू I पढ़े हैं। याद रखिएगा, ये जब हम लोग धारा पढ़ रहे थे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में हम लोग ये पढ़े हुए थे P इज इक्वल टू V इंटू I, लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो P के जगह पे औसत कर लेते हैं, और V के जगह V आरएमएस और I के जगह पे I आरएमएस कर लेते हैं। बाबू, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके जरूर आप अपना डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हम लोग आते हैं, रोज पढ़ाते हैं इस तरह से। हमको ये एग्जाम तक पढ़ाना है, रोज आपके पास वीडियो पहुंचेगा, इसलिए एक एक करके आप रिवीजन करिए। आधा घंटा का वीडियो होता है, जल्दी जल्दी रिवीजन करके खत्म कर लीजिए। उसके बाद स्पेशल VVI और लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोग को आने वाला है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा बाबू? देखिए, इसमें जो कॉस फाई है,
cos फाई जो होता है वो शक्ति गुणांक होता है। क्या होता है? cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। अगर cos फाई अगर निकालना होगा तो औसत शक्ति बटा में V RMS इंटू I RMS कहेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू? cos फाई इज इक्वल टू औसत शक्ति P ना बटा में V RMS इंटू I RMS, ये जो है इसके बटा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा शक्ति गुणांक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? औसत शक्ति और इस शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। याद समझिए, ये ऊपर भी शक्ति है, नीचे भी ये प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति है और यह औसत शक्ति है। इस दोनों के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। हम कहेंगे क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक शक्ति, ये P पर बार जो है वो वास्तविक शक्ति है और ये जो है वो आभासी शक्ति है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया गया है जो एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा और जाते जाते एक चीज जरूर कह करके जाएंगे, लिबास बदलने से कोई बड़ा नहीं बनता। लिबास बदलने से कोई बड़ा नहीं बनता, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। याद रखिएगा, अपना सोच बदलना है कि हमको टॉप करना है और इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सारे ग्रुप और दोस्तों के पास। और जो इस चैनल की नए व्यूअर हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरह से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।